इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद। सबसे पहला शब्द मेरे तो मुंह से बचपन से यही निकलता है और आगे भी यही निकलेगा, और इसी शब्द से शुरुआत जिंदगी की हुई है। एक तरीके से शायद हो सकता है क्रांति लाने के लिए और इस प्रोफेशन को बदलने के लिए जन्म हुआ हो। तो इसके लिए मैं तो धन्यवाद देता हूं भगवान को। सबसे बड़ा धन्यवाद आप लोगों को है कि आप लोगों ने इतना बढ़िया प्रोग्राम रखा, इतना अच्छा स्वागत रखा, और इस स्वागत के लिए मैं हमेशा आपके लिए, आप लोग हमेशा ही मान लो एक तरीके से ऋण हमेशा के लिए आपने मेरे पे चढ़ा दिया। और स्वागत का साथ में मैंने क्रांति मार्च भी रखवा दिया था इसमें, क्योंकि क्रांति मार्च यानी एक ऐसा मार्च, ऐसी यात्रा जिसमें एक क्रांति का सैलाब, और जो अपनी मांगे है ना वो भी सरकार तक अपन पहुंचा सके। क्योंकि सभी लोग यूं कहते हैं कि भाई साहब हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस स्वागत कार्यक्रम को, चलो हो ही रहा है तो इसको क्रांति मार्च का रूप देके और सरकार तक एक बड़ा मैसेज भेज दें कि भाई अभी जिलों में चल रहा है, और सरकार को डराने का काम भी हो जाएगा कि अभी जिलों में चल रहा है, और फिर जयपुर में सारे लोग एक साथ इकट्ठे होंगे और ये तहलका मचा देंगे अगर इनकी मांगे पूरी नहीं करवाई तो देखो लीडरशिप कई प्रकार की होती है, दो तरीके की होती है। एक तो होती है मतलब नेतागिरी और एक होती है लीडरशिप। अपन को करनी है लीडरशिप, जो लीड करे, जो नेतृत्व करे और अधिकारों के लिए लड़े। और नेतागिरी सिर्फ कुर्सी हथियाने के लिए होती है, कुर्सी की जरूरत ही नहीं है। आज एमएलए एमपी और मंत्रियों से ज्यादा पावरफुल अपन वैसे ही है, क्योंकि आप सबका प्यार जो है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है। आज कोई भी काम हो, अब आपको पता है सीएचओ के ट्रांसफर के लिए, म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए या इनके लिए विधायक जी थे, अब तो मंत्री बन गए हेमाराम चौधरी जी, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। याद है बहस हो गई थी इन लोगों की, विधायकों की भी रघु शर्मा जी ने नहीं चलने दी थी बहुतों की। तो मतलब ऐसे फिर विधायक रहने से भी क्या फायदा। तो ये मैं नहीं कहता कि भी हेमाराम जी कम है, उन्होंने इस्तीफा दिया, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आपके लीडर में या आप लोगों में इतना दम होना चाहिए कि आप विधायक हो तो पूरी सरकार हिलाने की हिम्मत रखते हो कि भाई सीएचओ के 2 का इस्तीफा अगर मान लेते, नहीं मान रहे हैं, दिक्कत आ रही है, तो उनको वहीं पे धरने पे बैठ जाना चाहिए था, चाहे कोई भी आंदोलन करना पड़ता, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़ता। लेकिन इस्तीफा भी उन्होंने दिया हालांकि, लेकिन ऐसा तहलका राजस्थान में मचाना चाहिए था कि आगे सरकार 1000 बार सोचती। और ऐसे ही तहलके अपन मचाते आ रहे हैं और आगे भी मचाएंगे। और ये मैं आज आप लोगों को इस स्वागत कार्यक्रम के बाद ये गारंटी देके जा रहा हूं आज यहां से कि 6400 लोग ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, लगभग तो ये 6400 के 64 तो ज्वाइन करेंगे जल्द से जल्द, और परमानेंट की गारंटी दे रहा हूं मैं, किसी भी तरीके से करा के अगर जिस दिन मतलब हर हाल में ये जो संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का सरकार ने घोषणा भी की है ना, ये अपन लोगों का क्रांति मार्च भी है, सब चीजें चल रही हैं। ऊपर से यूपी में क्या चुनाव है, यूपी में चुनाव है अभी सभी को पता है, और यूपी का चुनाव, गुजरात का चुनाव, और ये 4-5 स्टेटों के जो अभी चुनाव है, ये आगे राजनीतिक भविष्य सरकारों का डिसाइड करेगा। और प्रियंका गांधी ने वहां पे ये कह दिया कि भाई संविदा कर्मियों को हम लोग संविदा प्रथा ही खत्म करेंगे, यूपी में ये बयान दिया था, और लगातार उन्होंने मैनिफेस्टो में भी इसी चीज को डाला है। तो इन्होंने ये डाला है कि भाई हम संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का काम करेंगे, अगर हुआ तो यहाँ होंगे जो पुराने उनको तो, और जो नई संविदा पे भर्ती वो बिल्कुल नहीं होने देंगे, संविदा प्रथा ही खत्म कर देंगे, स्थायी भर्ती आएंगी सारी की सारी, ये उन्होंने कहा वहां पे। तो अब उनसे सामने वाली पार्टियों ने क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए कि भाई आप राजस्थान और दूसरे राज्यों में आपकी जहां जहां सरकार है, तो राजस्थान में तो सबसे ज्यादा संविदा कर्मी है, उनके लिए आपने क्या किया अब तक? आप कह रहे हो संविदा प्रथा खत्म कर देंगे, सबसे ज्यादा संविदा प्रथा को बढ़ावा देने का काम आप लोगों ने किया। तो ये क्वेश्चन खड़े हो गए, ये प्रश्न खड़े हो गए इन लोगों के सामने। इस वजह से ये जो झुंझुना है ये पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अच्छा मौका है, कम से कम इन्होंने ये हिंट तो दी कि भाई आज नहीं तो 2 साल बाद जब चुनाव आएंगे तो करना पड़ेगा वो तो, क्योंकि अब मुझे पता है अभी तो ये बेवकूफ बनाएंगे सभी को परमानेंट। अभी ये खबरें यूपी में फैलाई जाएंगी, जो इन्होंने बयान दिए ना स्टेटमेंट्स, इनको यूपी में गुजरात में ये फैलाया जाएगा कि देखो राजस्थान में हमने परमानेंट कर दिया, संविदा प्रथा हम खत्म करने जा रहे हैं, ये वो। तो ये इनके सिस्टम होते हैं, ये इनके प्रोपेगेंडा होते हैं।
अब इन्हीं के प्रोपेगेंडा से इन्हीं को कैसे मारना है, सभी को कैसे लपेटना है, कैसे दबाना है, वो अपन भली बात ही जानते हैं और अब तक करते भी आए और आगे भी करेंगे। ये चाहे कितना ही जोर लगा लें, ये कितना ही जोर लगा लें, राजस्थान के सीएचओ ही नहीं पूरे भारत के सीएचओ को कोई रोक के दिखा दे। माइकल लाल सीएचओ वर्ड भी मैं ही लेके आया था और इसका कैडर भी अपन ने बनाया था। 48 लोग कहते कैडर नहीं बना, कैडर बन चुका है, 4800 पे ग्रेड है, सब कुछ तय हो चुका है कब का ही सेंटर के हिसाब से। और जो ये कहते थे कई लोग कि संविदा की पोस्ट है, तो उनको ये भी कह दिया करो कि संविदा की है चाहे कुछ भी है, फिलहाल हम तो इतना जानते हैं कि नर्सिंग के बाद हम लोग डॉक्टर बन गए, एक तरीके से जूनियर डॉक्टर। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। दूसरी, हमारे पोस्ट के इक्वल आने के लिए जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, उन्होंने आपसे 1 महीने 1.5 महीने पहले ज्ञापन दिया कि हमें भी सीएचओ में लगा लो, दिया है ना। तो और साथ में यहाँ पे आयुर्वेद के भी 1-2 साथी मौजूद होंगे, है क्या कोई साथी लोग? डॉक्टर साहब हैं, हाँ डॉक्टर साहब हैं। तो डॉक्टर साहब को पूछ लो कि भी डॉक्टर साहब खुद डॉक्टर साहब हैं अभी, है ना, तो आप लोग भी डॉक्टर साहब ही हो गए ना, इक्विवेलेंट के हिसाब से हो गए ना डॉक्टर साहब। तो कहते थे बोले आयुर्वेद वालों को एलोपैथी का नहीं कर पाएंगे और नर्सेज कभी डॉक्टर नहीं बन पाएंगी। पत्रकार भी मेरे पे 1-2 हंसे थे जब मैं ज्ञापन 2015 में जब ये आंदोलन शुरू किया था ना मैंने, कि नर्सेज को दवा लिखने का अधिकार दिया जाए। साथ में वो अजय आपके सीनियर थे ना, जो अजय जी वगैरह, वो लोग भी जाते थे, वो कहते थे हमें एलोपैथी का भी लिखने का अधिकार दो। तो अदर कंट्रीज में क्या है, 16 कंट्रीज में ये नियम था। एक सक्सेना मैडम थी जो WHO में थी, वो दिल्ली निर्माण भवन जो केंद्रीय मंत्रालय है ना, स्वास्थ्य मंत्रालय, वहां थी। उन्होंने गाइड किया कि तुम लोग इस आंदोलन को ऐसे मत करो। जंतर मंतर पे अपन बैठे थे, डॉक्टरों ने मेरे खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराए 2015 में, क्योंकि हम लोग भी जंतर मंतर में बैठे तो जानबूझ के वो लोग भी वहां आके बैठ गए। आईएमए का बहुत बड़ा विरोध है, यूट्यूब पे देखना आप, सीएचओ के खिलाफ इन्होंने जो नर्सेज को और इनको आयुर्वेद वालों को जो एलोपैथी का इलाज लिखने के प्रिस्क्रिप्शन के लिए जब देने लग रहे थे ना अधिकार, पूरी फाइल चल गई थी। तो आईएमए वालों को यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इन सभी को पता चल गया, तो सारे डॉक्टर्स स्ट्राइक पे आ गए पूरे इंडिया के। और इतनी चालाकी से और अपन लोगों ने इतनी मजबूती से, केंद्रीय चिकित्सा मंत्री जो जेपी नड्डा जी थे उस वक्त, तो मैंने कहा भी अपन लोगों ने उसको मांग को इस तरीके से रखा, फिर वो सक्सेना मैडम ने समझाया ना कि भी कैसे इस मांग को रखना है तुम लोगों को। तो हमें ये बताया गया कि 16 कंट्रीज में दवा लिखने का है अधिकार नर्सेज को भी, और आयुर्वेद तो खैर बाहरी कंट्रीज में थोड़ा कम है, लेकिन अपने इंडिया में भी था। तो साथ में वो अजय वगैरह रहते थे, तो एक कैडर मेंटेन हो, इसलिए आयुर्वेद वाले साथी भी उसमें साथ रहने जरूरी थे। सभी का कैडर एक तरीके से बढ़िया मेंटेन हो जाएगा इसमें, ये था। तो 16 कंट्रीज में जो दवा लिखने का था ना मामला, लिखते हैं तो उसी तरीके से उसी की तर्ज पे अपन ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, और फिर धीरे धीरे इन लोगों ने उसको कि भी डॉक्टर्स की कमी है पूरे इंडिया में, सभी जगह पे डॉक्टर्स की कमी थी, आप सभी को पता, आज भी डॉक्टर्स की कमी है खूब। और हर गांव ढाणी में जैसे ये योजना के तहत आयुष्मान भारत योजना फिर लागू की गई, एनएमसी बिल आया, एनएमसी बिल के दौरान फिर ये सारे पावर्स अपने हाथ में आई, लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ, पूरी सिस्टमेटिक ढंग से हुई। यहाँ तक कि डॉक्टरों के विरोध की वजह से इस मामले को राज्यसभा में भी बिल रोका गया था, ध्यान होगा आपको एक बार को। फिर हर्षवर्धन के टाइम पे, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के समय पे इसको हरी झंडी पूरी तरह से मिल पाई थी और पूरा काम क्लियर हुआ। अब हर्षवर्धन जी को तो पता नहीं था, वो नए नए मंत्री जी आए थे, नहीं तो उनको तो अगर ध्यान होता ना, तो मेरे हिसाब से तो उन्होंने नर्सेज के खिलाफ ज्यादा काम किया है, पक्ष में कम काम किया, आप सभी को पता है। 80-20 भी उन्होंने किया था आते ही। तो उनको अगर पता चल जाता ना नर्सेज को, क्योंकि वो खुद डॉक्टर थे, तो कि भी इनको अधिकार मिल जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, तो वो वहीं फाइल को रोक देते। लेकिन उनको ये पता था कि जब राज्यसभा तक फाइल गई, हमने यूं कह दिया तो भाई जेपी नड्डा जी ने चलाई, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आपके बीजेपी के, तो उन्होंने अच्छे से चलाई होगी, तो ऐसे कर आगे उनसे वो फाइल निकलवा ली, और उन्हीं के कर कमलों से और नर्सेज को एज ए जूनियर डॉक्टर सीएचओ की पोस्ट लेके आ गए। सीएचओ नाम तो बढ़िया है ना, है पक्का, चलो बढ़िया, 3-4 नाम थे, लेकिन सबसे अच्छा यही लगा था उस वक्त, तो बढ़िया यही लग रहा था। औरों में तो क्या है, 1-2 में और भी, जैसे एमएलएस की तो वैसे ही था जो बोला ही जाता था, आप सभी को पता ही है ना, मिड लेवल हेल्थ के हिसाब से भी, वैसे प्रैक्टिशनर के हिसाब से भी अलग अलग उसी टाइप के नाम थे ज्यादातर। तो ज्यादा अच्छा यही लगा, तो ठीक था वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर उस वक्त नाम। और फिर आंदोलन हुए, इन लोगों ने केस वेस भी किए खूब, वो लड़ाई शुरू हुई। उसके बाद केवल संविदा पे जो लगे हुए थे ना साथी लोग, इसमें कुछ क्राइटेरिया ऐसे रख दिए शुरुआत में गाइडलाइन में भारत सरकार की में
कि सबसे बड़ा संघर्ष ये रहा कि सिर्फ संविदा पे जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए थे उन्हीं को इसमें मौका दिया जाता था। फ्रेशर्स को शुरू में मौका नहीं दिया गया था, आप सभी को पता भी होगा शायद, कुछ सीनियर्स पहले। फिर अपन ने ये दिल्ली से बाकी गाइडलाइंस चेंज करवाई, लड़ाई झगड़ा किया हर चीज में करते करते, फिर वो गाइडलाइन आगे की बढ़ी, तब जाके फ्रेशर्स को भी मौका मिला। और फिर आप सभी को पता है इस भर्ती में सिर्फ 2310 पद आने थे, शुरू में 2500 आए थे पहले तो, फिर वो भी रिजेक्ट कर दिए गए थे। उनके रिजेक्ट होने के बाद 1.5 साल तक इसमें एसओजी की जांच चली, एसीबी के मुकदमे चले, आप सभी को पता है कई अधिकारी सस्पेंड हुए, 28 कर्मचारी सस्पेंड हुए, जिसमें समित शर्मा जैसा आईएएस सस्पेंड हुआ। और उसके बाद ये भर्ती का जैसे ही वो, क्योंकि सॉल्यूशन हुए बिना तो भर्ती दोबारा आगे बढ़ नहीं सकती थी, तो इसलिए वो पहले तो सॉल्यूशन हुआ 1.5 साल तक। एग्जाम से 3 दिन पहले का वीडियो है मेरा, देखना आप उस वक्त का, उस तक 3-4 दिन पहले रिजेक्ट कर दिया एग्जाम, मतलब परमिशन लेटर हाथ में आ गए, एग्जाम था 3 दिन बाद और 2-3 दिन पहले। और सिर्फ किस वजह से कि माननीय मंत्री जी जो है कुछ लाभ लेना चाह रहे होंगे, वो लाभ नहीं मिल पाया उनको उसमें, कि भाई क्या जो भी गालामिली करना चाहे कुछ भी नहीं, लेकिन अब कह नहीं सकते इन चीजों का ओपनली तो। लेकिन आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, फिर इसको जैसे अपन ने अखबारों में हाइप दिया तो मंत्री जी भी डर गए कि ये मामला तो भारी है सीएचओ वाला, पहले भी इन पर आरोप लग गए थे, नहीं तो इस भर्ती में भी क्या पता क्या करते क्या नहीं करते। तो साथियों फिर इसके बाद ये 2310 वाली हुई, 2310 के बाद कैसे जैसे करके इसमें फॉर्म खुलवाए, तो पुराने 30,000 जुड़वाए कैसे जैसे करके, फिर आंदोलन किया तो विज्ञप्ति जारी हुई, तो विज्ञप्ति के साथ फिर फॉर्म खुलवाए आंदोलन करके। विज्ञप्ति में भी कभी किसी के आधार कार्ड का, किसी के एसएसओ आईडी का, कभी फॉर्म के दौरान साइटें हैंग, फिर आंदोलन। कोविड चल रहा, कोई भी आदमी, सारे लोग आपको पता ही है, पूरा का पूरा जो था साइट हैंग हो रही थी, सारी दिक्कतें आ रही थी, तो उसके बाद फिर डेट बढ़वाई इसकी फॉर्मों की, फिर आंदोलन किया तो करेक्शन, कोई की फॉर्मों की दिक्कत, किसी के वो एसएसओ आईडी की ये दिक्कतें, तो कैसे जैसे करके फिर समय बढ़वाए। आज तक किसी भर्ती में करेक्शन का मेरे हिसाब से फॉर्म अलग से नहीं खुलते करेक्शन के लिए, इसी भर्ती में खुले होंगे ना। ये अपन लोगों ने कोविड में भाग भाग के इतने लड़ाइयां लड़ी, फिर इसमें सभी लोग आ गए, होम्योपैथिक वाले साथी भी आ गए इसमें, और फिजियोथेरेपी वाले भी आ गए, 2300 रिटें लगी। अब राजस्थान की सिर्फ मेडिकल की गिनी चुनी भर्तियां हैं, जो अब मेरे पैरामेडिकल वाले साथी भी आए, जो संघर्ष के साथी हैं, अभी पीछे बैठे हैं, जो पैरामेडिकल भर्तियां भी पूरी करवाई, उसमें अभी ज्वाइनिंग की है इन लोगों ने, तो छोटे भाई ये लोग भी, तो इनका तो बहुत खतरनाक काम हो गया था, इनके तो फर्जी घुस गए थे बहुत ज्यादा भर्ती में, पूरे फर्जी लग गए थे, आधे फर्जी लग गए थे ना। और एसओजी में मुकदमा मेरे नाम से दर्ज हुआ, मैंने मुकदमा दर्ज करवाया एसओजी में, और इतनी बड़ा पंगा लिया सरकार से, अधिकारी तिलमिला के ऊपर से नीचे तक कि सारे जेल में जाएंगे, बर्बाद हो गए, ये बेनीवाल जो मांग रहे हैं इसको दे दो, साथ में मैं सीएचओ का भी लिया है कई चीज। अब मेरा क्या बिगाड़ेंगे, ना मेरे को ये सस्पेंड कर सकते, ना मेरे को ट्रांसफर कर सकते, नौकरियों की मैं पहले लात मार चुका हूं, ना मेरे को भाई कोई जैसलमेर भेज दे कुछ और सबसे बड़ी दिक्कत इनके साथ ये है कि मेरे पे मुकदमा भी दर्ज कराते तो जेल में अनशन पे बैठ जाता हूं, और जेल से छूट जाता हूं तो फिर वापस आंदोलन कर देता हूं तीसरे दिन ही, तो ये जाए तो कहां जाए बेचारे। और सबसे बड़ी दुविधा ये हो गई कि कर्मचारियों के जो मांगे हैं, अब ये कर्मचारी हो गए अपने सीएचओ, तो इनकी मांग मैं उठा रहा हूं। अब ये कर्मचारी होता तो उसको सस्पेंड भी कर देते, ट्रांसफर भी कर देते, और नाम लिख के डरा भी देते कि हाँ ये अच्छा ये नेतागिरी कर रहा है, इसको हटाओ, इसको जैसलमेर भेजो, इसको वो भेजो। मेरे को कहां भेजेंगे, मैं और भेज दूं इनको जैसलमेर। तो इस तरह से मतलब आयुर्वेद वाले साथी भी आपके इक्विवेलेंट थोड़ा सा इसमें सीएचओ की पोस्ट में है, तो आपको भी अच्छा फील हो रहा होगा, गर्व फील होता होगा, ऐसे तो अच्छा है ना। सभी इक्विवेलेंट हैं भाई हैं अपने, ये भी अलग नहीं है अपन से, तो एक अच्छे कैडर डिग्निटी मेंटेन हुई है, आप लोगों को पता ही होगा इस चीज का, तो है ना। तो इससे डिग्निटी भी मेंटेन हुई है, जूनियर डॉक्टर के रूप में भी आप लोग काम कर रहे हैं, और ये गारंटी है कि इसको स्थायी भी करवा रहे हैं बहुत जल्द। और नर्सिंग तो सुपरिटेंडेंट तक चले गए, SNO AN तक चले गए, इस तरह से पदों तक चले जाते हैं, इससे ऊपर नहीं जा पाते। लेकिन ये कैडर ऐसा है जिसको स्थायी भी करेंगे। इसका स्थायी की प्रक्रिया भी मैंने आपको वीडियो में बता दी कि जम्मू कश्मीर से अपन स्टार्टअप कर दिया था, फिर हरियाणा तक भी पहुंचे अपन। जब सीएचओ वर्ड लेके आए तो इसको परमानेंट कराएंगे भी अपन, और इसको आगे भी लेके जाएंगे, इसको इस हालत तक लेके जाएंगे कि सीएचओ प्रमोट होके सीएमएचओ की पोस्ट तक भी जाएगा। ये गारंटी। अब ये कैसे करना है,
ये मैं भली बात ही जानता हूं, क्योंकि लीडर अकेला आंदोलनों से, देखो दो धरने पे लोग 100 दिन से 50 दिन से पड़े हैं, कोई कहीं जाके आंदोलन कर रहा है, कोई कहीं जाके कर रहा है, लेकिन वो केवल दिखावटी आंदोलन होते हैं, 40-50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये तो एक रात पहले अपन इनसे 100 गुने ज्यादा इकट्ठे कर देते हैं और जरूरत ही नहीं पड़ती। इतने तो शायद मेरे पास आए रहते हैं जयपुर में कि 50-60, और जिस दिन संडे वनडे होता है ना, तो बाहर से क्या है, जैसे भर्तियों के एग्जाम देने आते हैं, तो मैंने क्या हॉल 4-5 हॉल है बड़े बड़े, उनकी व्यवस्था करके गद्दे वद्दे पटकवा देते हैं, उनके लिए खाना वाना बनवाते हैं, पूरी सब्जी वगैरह सिंपल, और वो लोग संडे को एग्जाम देने आते हैं। तो इतने तो मेरे पास वैसे ही हर संडे को 400, 300, 400 एग्जाम देने आए रहते हैं। तो सरकार को जब आंदोलन की इच्छा हो जाए ना, भी एग्जाम दिया उसके बाद अपन आंदोलन कर लेंगे आगे, नहीं क्या? इंकलाब। तो अपने को सोचने की बिल्कुल टेंशन नहीं है, एक रात पहले भी आंदोलन करना पड़े ना। अब अचानक सरकार को तो पता ही नहीं था 10,000 वाले मामले में ये कांड हो जाएगा, एक रात पहले ही मैसेज लगाया था, है ना, कि कल इकट्ठे हो जाते हैं, चलो मूड बन गया सभी का, हो गए इकट्ठे, हो गई ना। ऑर्डर जारी होना था 3 दिन बाद, गवर्नमेंट वालों को तो दे रहे थे और प्राइवेट वालों को रोक लिया। गवर्नमेंट का भी अपन लोगों ने करवाया, ये तो गवर्नमेंट का भी खा जाते, आप सभी को पता है। ये तो पूरा का पूरा पहले तो विभाग ने खाने की सोची, और जो बचा था जैसे गवर्नमेंट वालों को तो विभाग को मिलता, और जो प्राइवेट कॉलेजों का था वो कॉलेजों को बांट ही रहे थे ये, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इनको लाभ हुआ ही है। बिना लाभ के तो इन्होंने प्राइवेट वालों को, एक चीज बताओ आप, प्राइवेट कॉलेजों को तो कई कॉलेजों को 60-60 स्टूडेंट्स दिए इन्होंने, है ना, जबकि उनमें पहले से 30-30 सीटें, 40-40 सीटें बीएससी नर्सिंग और जीएनएम की, और उनको 60-60 स्टूडेंट दिए, जबकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में 100 सीटें हैं, उनको 30 स्टूडेंट सीएचओ दे रखे। ये देखो आप, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब हर चीज में इन लोगों ने अटकाने की कोशिश की। अब देख लो वहां पे उस वक्त भर्ती में शुरुआत में क्या किया, फॉर्म भरवाए तो फॉर्म में वो दिक्कत कर दी, फिर फॉर्म की एजेंसी के मालिक ही मिल गया वहां पे उस दिन जब नरेश टकराल जी वहां, और वो वीडियो पड़ा है मेरा यूट्यूब पे, देख लेना। कोविड में उसको घेर के बैठ गए और अंदर कुंडी लगा ली। मैंने कहा तू चाहे अपहरण का केस लगा और चाहे जो ही लगा, तू तो साइट बता कैसे चलाएगा अब सही, और करेक्शन के लिए तेरे को साइट बोलनी पड़ेगी। वीडियो देख लो आप लोग। पुलिस भी आई थी उसके बाद, पुलिस ने मेरे को कहा भी था कि आप ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा ऐसे नहीं, हम तो पता नहीं क्या क्या कर देंगे। अगर इस भर्ती में थोड़ी सी भी ये परेशानी हुई ना, तो कोविड तो बाद की बात है, पहले तुम्हारा नंबर लेंगे हम। तो ये कह दिया साफ साफ, और उसका फल भी देखा था आपने। उसके बाद अपन लोगों ने इसमें वो 2300 करीब रेट लगी, आपको पता है फिजियोथेरेपी। तो एजी पहली बार इन मेडिकल की भर्तियों में एजी साहब जो सिंघवी जैसा वकील जो एक सुनवाई का 3.5 लाख रुपए लेता है, आपको पता है, सबसे टॉप एजी होता है। एजी तभी उतारा जाता है किसी भी केस में जब केस का मामला बहुत ही गंभीर हो या बहुत ज्यादा खतरनाक मामला हो जाए। तो एजी सिंघवी ने अपनी पैरवी करी है। पता है कि आपको इस भर्ती में अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि कैसे 6800-7000 रीटें कैसे खारिज हो गई। उनका समाधान भी करवाया, हालांकि अपन ने समाधान भी करवाया, लेकिन 2300 का नहीं। 2300 के लिए तो मैंने सिर्फ एक ही पेपर लाके पटका था, दिल्ली वाला, कि भाई गाइडलाइन में क्या है। गाइडलाइन के नियमों में है कि ये जीएनएम, बीएस नर्सिंग और आयुर्वेद वाले साथी इसमें आ सकते हैं, ये 3 ही लोगों का है। तो मैंने सिर्फ कोर्ट में यूं कहा था कि आप तो सिर्फ गाइडलाइन पेश करो ना, ठीक है, आगे इन लोगों को मौका देना चाहते हो तो केंद्र से करवा लाएं अपना काम, केंद्र सरकार से गाइडलाइन बनवा लाएं, लेकिन तब तक ये भर्ती हो जाएगी। तो 2310 की होनी थी, उसमें भी आपको पता है 2310 भर्तियों में क्या होता, सिर्फ और सिर्फ जो टॉपर्स थे वो तो ज्यादातर छोड़ के बाद में चले भी गए थे, एम्स में गए ही हैं। 1500 लोग इसमें से भर्ती में से गए हैं, और उसमें टॉप रैंकर्स के गए हैं, आप सभी को पता ही होगा इस बात का। तो अच्छी रैंक थी उनकी, तभी गए वो एम्स में। फिर वो एम्स में चले गए, तो 2310 में से आप देख लो 1500 लोग ही लग पाते, शायद 1400-1500 हाईएस्ट, है ना। और मुझे पता था कि अगली 5500 की भर्ती में ये सीसीएस जोड़ेंगे, केवल 5500 की भी 2 टुकड़े कर दिए थे। मैं दिल्ली आंसर पे बैठा था 5500 के लिए, तो आप सभी को पता है 5500 के भी 2 हिस्से कर दिए थे, एक बार 4000 और एक 1500, यानी एक बार 6310 हो गई थी पहले भर्तियों की संख्या, और फिर 7810 हुई, है ना। अपन लोगों ने रेगुलर आंदोलन कर करके आंदोलन यहां भी किए, दिल्ली निर्माण भवन के सामने भी अनशन पे बैठे, क्योंकि मिल ही नहीं रहे थे, अंदर नेतागिरी कर रहे थे कुछ लोग वहां। अधिकारी भी, अब तो वो अधिकारी मेरे को तो हमेशा मिलते हैं, चाहे किसी से भी मिले नहीं मिले, दिल्ली तक तो सारे अधिकारियों से मिले, कैसे जैसे करके काम भी हुआ, और 5500 भर्तियां और जुड़ गई। नहीं तो ये 5500 तो ये सब सीसीएच को दे रहे थे। और जैसे एमपी उस वक्त मेरे को बहुत मेरी टांग खिंचाई भी की कुछ लोगों ने, उस वक्त यूं कहने लग गए कि भाई हरियाणा की तो 10 दिन में ही भर्ती निपट गई, यूं बोले 600 कुछ भर्तियां आई थी उस टाइम सीएचओ की, और यूं बोले 10 दिन में निपट गई। जबकि वो हरियाणा वाले अब मेरे को कह रहे हैं कि भाई साहब कैसे भी करके अब हमारी भर्ती निपटा दो, वो भर्ती अब तक अटकी पड़ी है कोर्ट के अंदर, देख लो आप।
तो अब दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री जी, उनसे बात भी की थी और वो जयपुर भी आए थे, तो बोला था उनको, तो अभी जल्दी जल्दी उनका भी अब समाधान हो रहा है। और ऐसे ही वो एमपी वाली रद्द हो गई, आपको पता ही वो भर्ती पहले वाली, जिसमें केवल सीसीएच को ले रहे थे, और कोई भी स्टेट में पहली भर्ती सिर्फ विदाउट सीसीएच हुई है, बाकी तो सारी सीसीएच के साथ हुई है, आप सभी को पता है। और कोई 1000 भर्ती आती है, कोई 500 आती है, कोई 700, कोई 1200, कोई 2500 से ऊपर तो नहीं आती है ना। और इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा इतिहास तो ये बना दिया अपन लोगों ने, राजस्थानियों ने, कि इंडिया में पहला ऐसा ये सीएचओ का बैच है जो 6400 लोगों का बैच निकलेगा। इतिहास में आज तक तो ऐसा बैच लड़ाई झगड़ा करके, आपको लगता है कि 6400 लोगों को ब्रिज कोर्स करा देते हैं? कोई चांस ही नहीं था 6400 लोगों का ब्रिज कोर्स, क्योंकि भारत सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करवाई रहे थे। फिर सबसे बड़ी बात क्या है, अदर जो स्टेट्स हैं उनमें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी करवा देते थे, सारा गिने चुने लोग होते थे, 2-2.5 हजार लोग होते थे लास्ट हाईएस्ट, तो वो आसानी से करवा लेते थे ये लोग। लेकिन अब ये 2 बैच बनाने की सोच रहे थे इग्नू के, तो उसमें 3350 का एक, और 1 जनवरी से चालू करके 3350 का एक। तो मैं पहले ही भांप गया कि ये इनकी भर्ती रोकने की साजिश है, अपन को पता चल गया, क्योंकि पहले 3350 को रखते तो वो 2 धड़ों में बढ़ जाते सीएचओ, और वो बाद वाले सीएचओ कोर्ट में चले जाते और परमानेंट स्टे 2 साल तक ब्रिज कोर्स ही चलता रहता है इनका, यही है ना। और 5500 नहीं जुड़ती तो 5500 की भी 2 टुकड़े कर दिए थे इन्होंने, 4000 भर्तियां, एक 1501 और 2310 एक, तो 3 हिस्सों में हो गई थी भर्ती। 3 हिस्सों में भर्ती होने का मतलब था कि 2030 निकालता है राजस्थान, तो 100% 2030 निकालता, आपको पता है इतिहास भाई साथियों, 2030 निकालता। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के ये जो सीएचओ है ना, मैं तो एक सीएचओ को क्रांतिकारी कहता हूं, और सबके नाम के आगे चाहे क्रांतिकारी लिखना शुरू कर दो, क्योंकि यही एक ऐसा कैडर है जो मात्र 6 महीने में भर्ती पूरी हो गई, सिर्फ 6 महीने में। ये वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज में भी दर्ज होना चाहिए मेरे हिसाब से तो राजस्थान, क्योंकि 6 महीने ही पूरे हुए थे। बाकी आप तो देख लो, राजस्थान में तो 6 महीने क्या, मतलब अभी अचानक निकालेंगे, देखो रिजल्ट भी निकाल देंगे। जैसे रीट का निकाल दिया है, रीट में कई आंदोलनकारी बैठे थे, बोले ये सीबीआई जांच चलिए, वो ऐसे जब तक रिजल्ट जारी नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, और पता ही नहीं कि रिजल्ट ही जारी हो गया पीछे से। ये तो लीडरशिप है लोगों की, लीडरशिप नहीं कह सकते इसको। 2 टाइप की होती है लीडरशिप, होती है एक तो एक नेतागिरी, मैंने बताई थी ना। तो एक तो नेतागिरी है जो सिर्फ राजनीति के लिए की जाती है, एक होती है लीडरशिप जो नेतृत्व किया जाता है, अधिकारों के लिए लड़ा जाता है। और अपन लीडरशिप कर रहे हैं, और वो भी ऐसे वाली लीडरशिप कर रहे हैं, अगर मांग पूरी नहीं हुई ना तो चाहे मरना पड़ जाए पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और 1 साल अभी 4 महीने पहले एक प्रण लिया था, एक संकल्प लिया था कि मेडिकल प्रोफेशन को पूरे को बदलेंगे, और उसको बदलने के लिए पूरी प्रतिज्ञाबद्ध है। और 7.5-8 महीने बचे हैं अभी, और पूरा बदल के छोड़ेंगे। इसमें चाहे वो लिखित परीक्षा से भर्तियों का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा जल्दी जल्द। हाँ, संविदा कर्मी साथियों को भी कैडर के थ्रू डायरेक्ट समायोजित कर दे, ये मांग भी अपन ने रख रखी है। उनको डायरेक्ट जो लगे हुए हैं वहीं उसी हिसाब से कर दो परमानेंट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नई भर्ती भी फ्रेशर्स के लिए आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? वो भी लिखित परीक्षा से आनी चाहिए, है ना। और 80-20 भी हटना चाहिए, है ना। जल्द साथ देंगी क्या? पक्का? छोरा की बहुत बुरी हालत हो रही है, थोड़ा इमोशन इनसे भी रखना हल्का हल्का, है ना। ये अपने भी अलग नहीं है, अपने ही प्रोफेशन के लोग हैं। और मतलब दया तो इस बात की आ रही है सबसे ज्यादा तो कि 80% तो बॉयज पास आउट होते हैं, नहीं 80% तो अभी कॉलेजेस से। 400 नर्सिंग कॉलेजेस है ना, जिसमें गवर्नमेंट में चाहे जीएनएम है ना, जैसे उस जीएनएम स्कूल्स की तो ठीक है स्थिति, चलो उसमें तो गर्ल्स आ रही है गवर्नमेंट में। उसके अलावा तो हर एक जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस है उनमें तो 80% बॉयज है ना, और 20% गर्ल्स हैं। और नियम एम्स वालों ने उल्टा बना दिया, है ना। उल्टा तो नहीं बनाया, 50-50 का तो बराबर का समानता का अधिकार तो चलो मिलना ही चाहिए सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो हमारी झांसी की रानियां हैं सारी तो ऐसे लड़ने में मजबूत है, इसीलिए आज इनको ज्यादा मिल रहा है अधिकार। देखो सीधी सी बात है, ज्यादा जो गर्ल्स है ना, जितना इन्होंने डेवलपमेंट किया ना, अपने आप को आगे बढ़ाया है, उतना अभी बॉयज ने नहीं बढ़ाया। तो आप लोग भी अब मजबूत हो जाओ सारे, है ना, होगे ना। और वैसे तो खैर राजस्थानी बॉयज का तो नाम है, क्योंकि इसलिए नाम है कि गर्ल्स का भी नाम है हालांकि, लेकिन बॉयज का बॉर्डर पे भी देखो, चाहे एक भी शहीद होता है ना तो राजस्थान से उठ के आता है। ये सबसे बड़ी गर्व की बात अपन लोगों के लिए।
और देखो दुनिया साथ कुछ नहीं जाएगा, अब प्रोफेशन, अब नंबर भी आ गया और मेरे कई भाइयों की शादी भी हो जाएगी। कई चिंतित होते थे, फोन करते थे, बोले भाई साहब यार ब्याह नहीं हो, ब्याह को नहीं हो रहे हो, मारो कोई कुछ करो यार कहीं भी हाल में। मैंने कहा मर जाऊंगा तेरा ब्याह करा के छोड़ दूंगा, तू टेंशन। तो ब्याह तो खैर अब हो ही जाएगा सभी का खैर, और जल्दी जो आगे है, देखो कोविड है ना, कोविड ने भी काफी हद तक जो नर्सिंग और मेडिकल प्रोफेशन है ना, इसके जितने भी लोग थे ना, चाहे वो कोई भी कोर्स कर रहे होंगे, सभी का ब्याह कराने में बड़ा योगदान दिया है। क्योंकि कोविड के बाद से है ना, मेडिकल वालों का जो सिस्टम तैयार हुआ है ना, कि चलो ठीक है यार कर दो ब्याह, क्योंकि कमा के तो खिला ही देगा, कोविड आ जाएगा फिर कभी कोई और बीमारी आ जाएगी, कुछ और आ जाएगा, है ना। तो इसलिए चलो ये तो मजाक की बातें थी। तो अब अपन भी